हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने लास्ट पॉइंट जो है बग्स तक बताया था। तो आगे आज की वीडियोस में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर के जो आपका टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। तो बग्स के बाद है बस। बस मतलब जो हमारे रोडवेज बस होते हैं, जो रोड पे चलने वाले बस होते हैं, वो बस नहीं। ये कंप्यूटर में यूज़ होने वाले बस हैं, जो कि नॉर्मली ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैथवे थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स के अंदर, अब कंपोनेंट्स मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल में बता चुका हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं, उसमें ट्रांसमिट होने के लिए जो पैथवे होता है उसी को बस बोलते हैं। अब यहाँ पे पैथ मतलब एक ऐसा चीज जिसके ऊपर कोई चीज रुका हुआ हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स के अंदर डेटा ट्रांसमिट होने के लिए जो पैथवे हैं वही बस है, ठीक है। मैं ग्राफिक पिक्चर्स के जरिए आपको दिखा दूंगा कि बस क्या है। आशा करते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट है बर्न, BURN, बर्न। एक्चुअली बर्न मतलब तो जलना है। आप गूगल इमेजेस में या गूगल में भी सर्च करेंगे, बर्न मतलब डायरेक्टली जलने का फोटोज वगैरह आ जाएगा, वीडियोस वगैरह आ जाएगा। लेकिन बर्न जो है कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, अगर बर्न के बारे में पूछा जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर का जो प्रोसेस है, CD, DVD, एक्सटर्नल ड्राइव में, उसी को बर्न प्रोसेस बोला जाता है। बर्न प्रोसेस से सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है CD और DVD से। तो यहाँ पे जैसे इट इज ए प्रोसेस CD और DVD मीन्स टू राइट डेटा, मतलब जो भी डेटा है, नॉर्मली पेन ड्राइव में हम लोग डेटा राइट करते हैं, फिर उसको हटाते भी हैं, फिर राइट करते हैं। लेकिन CD और DVD में जो फिक्स कर देते हैं, जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता है। तो CD मतलब सीधी बात, बर्न के बारे में अगर कंप्यूटर फील्ड से डायरेक्ट सवाल आ रहा है, बर्न मतलब क्या होता है, तो आप सीधा बताएं कि CD या DVD में डेटा स्टोर का जो प्रोसेस होता है उसी को बर्निंग प्रोसेस बोला जाता है, बर्न प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। बर्न DVD मतलब उसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए DVD राइटर मशीन होना चाहिए। DVD राइटर मशीन में जब आप ब्लैंक DVD डालेंगे, फिर आप अपनी डेटा को उसमें कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और तुरंत उसमें बर्न प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत समय लेता है, फिर वो बर्न प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कमांड। कमांड मतलब निर्देश। अब ये कमांड वर्ड नॉर्मल चीज़ों में भी यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कमांड मिला है। अब कमांड वर्ड जो कि एक टेक्निकल वर्ड है, ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मतलब कमांड का मतलब ये होता है कि जो आपको निर्देश दिया जाए या निर्देश देने वाला। जैसे कंप्यूटर से प्रिंट के लिए आपने Ctrl P किया और प्रिंट के लिए आपने क्लिक किया, तो वो आपने कमांड दिया। आपने किसी MP3 सॉन्ग में प्ले बटन दबाया, कमांड दिया। आपने रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर रहे हैं, साउंड बढ़ा रहे हैं, वो सारे कमांड है। मतलब आप जैसे जैसे निर्देश दे रहे हैं वैसे वैसे वो काम कर रहा है। तो कमांड भी बहुत आसान शब्द है। नेक्स्ट आते हैं CPU। सबसे पहले CPU का फुल फॉर्म काफ़ी बच्चे से लेकर सबको पता होता है ज़्यादातर, और नहीं भी पता है तो हम इसमें मेंशन करके बता दे रहे हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CPU कई सारे थिंकिंग से बोला जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर की जो कैबिनेट है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो बड़ा सा डिब्बा होता है जिसके अंदर सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, जहाँ पे हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग, उसका एक्चुअल नाम क्या है, कैबिनेट। लेकिन हम लोग उसको CPU उसको भी बोलते हैं, बोलने वाली लैंग्वेज में आ जाता है। लेकिन एक्चुअल CPU क्या है, आपके कंप्यूटर में जो कैबिनेट है, मदरबोर्ड में जो चिप लगते हैं उसी को CPU बोलते हैं, जो कि काफ़ी महंगा आता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जैसे नॉर्मली बोलने वाली लैंग्वेज में कैबिनेट को भी CPU बोला जाता है। जैसे हमारा CPU खराब हो गया है, CPU फॉर्मेट कर दो यार, ऐसे तमाम सारी बातें हम लोग सुनते आए हैं। नेक्स्ट बताते हैं कर्सर। कर्सर का मतलब कोई भी विंडो जहाँ पे आप लिखते हैं या कोई भी पोजिशनल चीज़ें सेट करते हैं, उसकी जो एक पॉइंटिंग बन के आ जाता है, जिससे हमको ग्राफिकली पता चलता है कि
किस जगह से शुरू करना है, किस जगह पे ऑफ करना है, उसी को कर्सर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, अब MS वर्ड में जो वाइट एरिया है पेज, उस वाइट एरिया पेज में मतलब वो वर्किंग एरिया भी है, वहीं पे आपको टाइपिंग करना होता है। लेकिन ये चीज़ आपको पता है, अगर कर्सर ना होता तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कहाँ से शुरू करना है, आप कहीं भी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे देखिएगा एक लाइन ब्लिंक करता रहता है, उसी को कर्सर बोलते हैं। वो ब्लिंक करने का मतलब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यही कर्सर हमारे हर जगह ब्लिंक करता है। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आया, आप रिप्लाई करने जा रहे हैं, ब्लिंक करेगा, मतलब टाइप करने के लिए बता रहा है। गूगल में जैसे गूगल पेज ओपन करेंगे, गूगल की जो सर्च बॉक्स है उसमें भी एक लाइन आपका चमकता रहता है, ब्लिंकिंग करता रहता है, उसी को कर्सर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में कर्सर अपने हर प्रोसेसिंग के दौरान अलग अलग लुक में आ जाता है। नॉर्मली एक एरो के फॉर्म में आता है, उसके बाद हर प्रोसेसिंग पे, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई प्रोसेसिंग चल रहा है या वेब पेज खुलने जा रहा है या कुछ डाउनलोडिंग हो रहा है, तो कभी कभी कर्सर की लुक चेंज हो जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सीक्वेंस वाली लोगो आ जाता है जहाँ से हमको देख के लगता है, क्योंकि माउस कर्सर को देख के ही पता चलता है कि अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है या नहीं, है ना। क्योंकि कभी भी आप अपने सिस्टम पे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें अगर कभी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आप देखिएगा अपने माउस कर्सर की जो पोजीशन है, मतलब जो लोगो लुक है, वो कभी कभी थोड़ा सा उसके साथ कुछ बदल रहा है। जैसे एरो है, एरो से आप नेक्स्ट करते जा रहे हैं, कंटिन्यू, इंस्टॉल, तो एरो के पास एक गोल गोल कुछ घूमता रहता है, तो वो भी एक दूसरा पार्ट है। उसी से तो आपको आइडिया होता है कि हाँ ये चीज़ अब इंस्टॉल होने जा रहा है। तो आशा करते हैं कर्सर भी समझ में आ गया, क्योंकि ये सारे बहुत आसान सी पॉइंट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मतलब जैसे कलेक्शंस ऑफ डेटा कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थिंकिंग में मैंने एक बार बताया था, कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस मतलब डेटा, अब वहाँ पे जो मैंने बताया था वो तो इंफॉर्मेशन है ही है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस है ना, मतलब कई सारे डेटा मिला के एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस में बहुत सारे डेटा एक साथ मिलता है, ठीक है, और उन डेटाबेस में फिर इंफॉर्मेशनल पर्पस में अलग अलग डेटा को कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी का एक कंप्लीट डेटाबेस है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डेटाबेस है, अब उसके अंदर जब हम उसको डिवीज़न करेंगे, डेटाबेस में डिवीज़न करेंगे, तब स्टूडेंट डेटाबेस अलग, टीचर डेटाबेस अलग, क्लर्क का डेटाबेस अलग, गवर्नमेंट अथॉरिटी डेटाबेस अलग, फिर स्टूडेंट जो डेटाबेस है उसमें प्राइवेट स्टूडेंट डेटाबेस अलग, रेगुलर स्टूडेंट डेटाबेस अलग। तो ऐसे आप समझ रहे हैं ना, ओवरऑल हम इसको डेटाबेस बोल रहे हैं, लेकिन अंदर सब अलग अलग डेटा, मतलब अलग अलग कई सारे डेटा का डेटा, फिर डेटाबेस डेटा, कई सारे डेटाबेस मिलकर फिर एक बड़ा मास्टर डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप सिर्फ ज़रा सी ये बात है, हमने थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए इतना बता दिया। कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड डेटाबेस, बहुत सारे डेटा मिलके जो एक बड़ा सा पार्ट बनता है, जिसको डेटाबेस बोलते हैं। जैसे एक बड़ा सा मास्टर रजिस्टर है जहाँ पे आधा स्टूडेंट का है, आधा कुछ और चीज़ों का है, तो वो उस टाइप की चीज़ है। नेक्स्ट बताते हैं डिजिटाइज। डिजिटाइज का मतलब होता है कि जो भी बेसिक मतलब नॉर्मल लेवल पे जो भी कामकाज होता है उसको ऑनलाइन कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जो ये लेक्चर है इसको नॉर्मली क्लास में हम लेक्चर देते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, इसी चीज़ को मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लेक्चर में कुछ पॉइंट्स बोलते बोलते हम ऑनलाइन में जो पॉइंट बताएं हो सकता है क्लास में नहीं बताएं, हो सकता है क्लास में जो बताएं ऑनलाइन में नहीं बताएं, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब ऑनलाइन आपको ऑफिस फाइल के फॉर्म में हो सकता है, मीडिया फाइल वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर ने अपने पूरे सिलेबस को डायरेक्ट वीडियो में बोल बोल के रिकॉर्ड करा दिया हो सकता है कहीं पे बाई पेपर लिख के PDF बना के वेबसाइट पे डाला हुआ हो। तो ऐसे तमाम चीज, जिस चीज को यूज करने के मतलब यूजर प्रेफरेंस में उसको ऑनलाइन बना दिया जाए तो उसको डिजिटाइज बोलते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया, आपने सुना होगा, डिजिटल इंडिया में कई सारे चीज जो पहले ऑनलाइन नहीं थे उसको ऑनलाइन कर दिया गया। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ना
कि आप देखते हो कि ये चीज़ तो पहले बैंक जाके होता था, अब घर बैठे बैठे हो जाना, तो इसी को डिजिटाइज बोला जाता है। मतलब नॉर्मल लेवल पे कोई भी चीज़ को ऑनलाइन प्रोवाइड करा देना, मतलब उस सर्विस का जो प्रेफरेंस है, उस सर्विस का जो वर्किंग है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन पे वो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है DSL। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MCQ क्वेश्चन में, इंटरव्यू में, वाइवा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। DSL का एग्जांपल दीजिए या डायग्राम करके बता दीजिए DSL होता क्या है, DSL एक्चुअली है क्या, इसको डिटेल में समझाए। DSL से रिलेटेड आपका बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। DSL देखिए, मैं एक डायग्राम लगा रहा हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। DSL का सबसे पहला यूज कहाँ पे था? DSL एक्चुअली ये इंटरनेट से रिलेटेड एक हार्डवेयर का पार्ट है, एक प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले जब हमारे इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी आया, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आने के बाद टाइमली उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होता रहा। सबसे पहले जो फोन लाइन था, जैसे आप इंडिया में सबसे पहला फोन लाइन लैंडलाइन BSNL का था, तो BSNL का फोन लाइन हर जगह अवेलेबल था। उसके बाद जब BSNL ने इंटरनेट सेवा शुरू की, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए अलग से केबल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो फ़ोन की केबल है इसी में हम लोग इंटरनेट भी प्रोवाइड कराएंगे। मतलब एक ही केबल में फ़ोन और इंटरनेट दोनों पॉसिबल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक हार्डवेयर आया, अब वो हो सकता है IT सेक्टर की रिसर्च का फल हो, जहाँ से भी हो, एक मतलब डेवलपमेंट करके DSL नाम का एक डिवाइस बनाया गया, छोटा सा। आप देख सकते हैं DSL एक प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। तो यहाँ पे उस चीज को आप डायग्राम में देखिएगा, एक छोटा सा डिवाइस है जिसकी वन साइड में 1 पोर्ट है, दूसरे साइड में 2 पोर्ट है। तो 1 पोर्ट जहाँ पे है वहाँ पे मेन जो केबल आया, जो कि फोन केबल था पहले, उसको लगा दिया जाता है। फिर दूसरे साइड जो DSL का दूसरा साइड है जहाँ पे 2 पोर्ट्स बना हुआ है, वहाँ पे एक पोर्ट चला जाता है आपके राउटर या मॉडेम पे, जहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा कंप्यूटर में, और एक चला आता है आपके लैंडलाइन फ़ोन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़ोन और एक इंटरनेट दोनों एक ही टाइम पे सेम टू सेम तरीके से चलेगा, तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मतलब कंप्यूटर में जो ये कनेक्टिविटी होती है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इस चीज़ को DSL रिकॉग्नाइज करता है, उसको उसी तरीके से सेट करता है। अब आज के मॉडर्न टाइम 2020 में DSL जैसा सेवा कैसे है? अब देखिए, इतना हम लोग तो प्रोसेसिंग हम लोग इंटरनली इतना घुस के देखते नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है, हमारे जो स्मार्टफोन है इसमें वोल्ट करके लिख के आ जाता है। वोल्ट में क्या होता है, आज के टाइम जो 4G सिम है, इसमें सेम टाइम पे फ़ोन कॉलिंग भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है। तो ये भी उसी का डेवलपमेंट प्रोसेस है और हाईली डेवलपमेंट। तो आशा करते हैं DSL के बारे में जैसा मैंने समझाया, ये आपको एग्जांपल थ्रू समझ में आया। बाकी इसमें जो डायग्राम है, जैसे जैसे मैंने बताया, इसी डायग्राम में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट का पिक्चर देख के आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जो फंडामेंटल में मैंने कंप्यूटर मदरबोर्ड के फोटो दिखाया था, मदरबोर्ड की जो बोर्ड है उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स लगाए जाते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, लाइक ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड। तो इस टाइप के कार्ड्स जिस पोर्ट्स में लगाते हैं उसी को एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट की पिक्चर देख लीजिए, इससे और बेहतरीन समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी के बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल में मैंने बताया था, एक ओल्ड डिवाइस है जो कि अभी एकदम नामोनिशान नहीं है, लेकिन कंप्यूटर फील्ड से अगर हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे फ्लॉपी के बारे में जानकारी रखना चाहिए। फ्लॉपी एक टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो जाता था, जैसे आज के टाइम पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ होती है। बस फर्क क्या है कि आज के टाइम जो मेमोरी कार्ड है इसकी लेवल और इसकी जो आपका मेमोरी पावर है बहुत ज़्यादा है। फ्लॉपी में इतना नहीं था, लेकिन उस टाइम जितना था उतना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम था जैसे केबल लाइन नहीं था, नेशनल टेलीविज़न ही देखते थे। फिर धीरे धीरे केबल लाइन आया। अब केबल लाइन के बाद बहुत सारे इंटरनेट पे वेब सीरीज़ के वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ पे आप हर चीज़ को देख सकते हैं। तो उसी तरीके से फ्लॉपी भी एक ओल्ड पार्ट था जिसको हम लोग एक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते थे। बस ये जानकारी है। बाकी फ्लॉपी से रिलेटेड, फ्लॉपी कब डेवलप हुआ,
कब डेवलप हुआ, किस साल में, और कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया, इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बता देते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस बोला गया। अब नॉर्मली आपको पता है हम लोग जैसे जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग एड्रेस हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने सबका अलग अलग आईडी भी बना दिया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ऐसी तमाम चीज़ है। मतलब उस आईडी से उस बंदे को रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। मतलब बिना आईडी का अगर कोई हो तो जैसे लगता है कि इनका फिर कैसे इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे पता चले, भले वो सामने हो, आईडी से वो थोड़ा ऑथेंटिकेट बढ़ जाता है। उसी तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, हर इंटरनेट कनेक्टिविटी एक आईपी एड्रेस के द्वारा मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब एक पता चलता है कि ये इंटरनेट कहाँ से चल रहा है। अब इंटरनेट कनेक्शन देखिए आज के टाइम बहुत अलग अलग टाइप का है। नॉर्मली हम लोग सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है वाईफाई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी बहाने वाईफाई का मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वाईफाई चल रहा है, लेकिन इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी सिर्फ वाईफाई तक सीमित नहीं है। वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड मतलब जो बड़े केबल कनेक्शंस वाले होते हैं, डायरेक्ट केबल से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत हाई स्पीड है। वाईफाई भी हाई स्पीड है, लेकिन जो केबल कनेक्टिविटी है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बहुत बड़े डिपार्टमेंटल वर्क एजेंसी हो या ऑफिस से रिलेटेड जो है वहाँ पे ज़्यादातर केबल कनेक्टिविटी लगते हैं। लेकिन आजकल कुछ हद तक वो भी वाईफाई ने उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस से हम लोग हर इंटरनेट यूज़र को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि ये कहाँ से चल रहा है, ये क्या कर रहा है, उसकी पूरा स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं आईपी एड्रेस के जरिए। और आईपी एड्रेस से ही पता चलता है कि कौन सी यूज़र कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। और आईपी एड्रेस से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा यूज़र क्या क्या कर रहा है इंटरनेट पे, वो इंटरनेट पे कौन सी ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, क्या क्या सर्च किया है, हर चीज़ आईपी एड्रेस के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो फिलहाल आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। और दूसरा आईपी के बारे में सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि आईपी एड्रेस से हम लोग एक इंटरनेट यूज़र को पता लगा सकते हैं कि ये यूज़र कहाँ पे है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है और ये कैसा क्या चल रहा है। जैसे हम लोग आजकल मोबाइल नंबर गूगल पे आप सर्च करके डाल दीजिए किसी का, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देगा कि कौन सी सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है कि जियो का है, और कौन सी जोन से है ये भी बता दिया जाता है। उसी तरीके से आईपी एड्रेस में इंफॉर्मेशन कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही पता चल जाता है बहुत आसान तरीके से, और इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है जो कि सीक्रेट रहता है वो किसी ज़रूरत पड़ने पर ही पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मतलब जो भी हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर, उसको आईएसपी बोला जाता है। अब जैसे आप वोडाफोन का इंटरनेट चला रहे हैं तो वो आपका आईएसपी है। आप सिक का या किसी और भी प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट चला रहे हैं या बीएसएनएल ब्रॉडबैंड चला रहे हैं, मतलब कुल मिला के जो भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रदान कर रहा है वही आपका आईएसपी है। जिस तरीके से आपके सिम कार्ड का जो आईएसपी है कौन है, सिम कार्ड का मतलब सिम कार्ड की जो सर्विस है कौन दे रहा है आपको, एयरटेल है, जियो है, तो आप उसी कंपनी का नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की फेर है, अगर किसी को डायरेक्ट पूछा जाए आपका आईएसपी कौन है, इस थिंकिंग से वो नहीं समझ पाता है। उसको बोला जाए आपका सिम कार्ड कौन सा है, तब वो बोलेगा आपका एयरटेल है, जियो है, जो भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो सिम कार्ड तो चलो है ठीक है, लेकिन आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब मतलब इंटरनेट की सर्विस कौन दे रहा है या सिम कार्ड की सर्विस कौन दे रहा है। तो इसी वजह से जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, चाहे जो भी कंपनी हो, वही आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, और बाकी कुछ पॉइंट और है लेकिन ये आगे की चैप्टर में भी सेम ऐसे हैं, इसीलिए मैं उसको उसी टाइम उसी वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इस पॉइंट में मैं फिलहाल एनआईसी तक डिस्कस करता हूँ। एनआईसी, सबसे पहले एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब कंप्यूटर की एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि मदरबोर्ड में होते हैं। अब यहाँ पे बता दें, सबसे पहले जो ओल्ड कंप्यूटर पहले के होते थे उसमें नेटवर्क कार्ड पहले लग के नहीं आते थे। उसमें हमको अपने ज़रूरत के मुताबिक अगर हमको इंटरनेट चलाना है तब हमको नेटवर्क कार्ड अलग से खरीद के उसमें लगाना पड़ता था, तब हमारा नेट चलता था। लेकिन आज के टाइम पे इतना एडवांस मूड हो चुका है कि आप चाहे नया लैपटॉप खरीदिए
डेस्कटॉप पे तो नहीं होता। डेस्कटॉप पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो डेस्कटॉप में केबल के जरिए चलाया जा सकता है, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन लैपटॉप पे आप देख लीजिए, लैपटॉप पे ब्लूटूथ, वाईफाई, आपका ये जो नेटवर्क कार्ड, ये सारे तमाम पहले से लगे होते हैं। आपको बस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उसको कनेक्टिविटी में सहायता करे। तो यहाँ पे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर का हिस्सा है जो कि हमारे इंटरनेट चलाने के लिए मदद करता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड का एक होता है, जो कि अगर आपको कंप्यूटर में काम भी करना है, साथ में टीवी भी देखना है, केबल लाइन हो या डिश एंटीना जो भी, तो वहाँ पे डायरेक्ट जैसे केबल लाइन की केबल हम लोग सेटअप बॉक्स से लेके टीवी में लगाते हैं, टीवी चलना शुरू, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हो सकता है। लेकिन वो एक कंडीशनल है, वहाँ पे आपके मदरबोर्ड में पहले से टीवी ट्यूनर कार्ड लगा होना चाहिए, तब जाके वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं NIC कार्ड के बारे में आपको समझ में आया। इन तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों, सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बगल में जो लाल घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। हर रोज एक एक चैप्टर से वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आशा करते हैं कि अभी तक बताए गए सारे पॉइंट्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।